एजुकेशन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के एक पेपर समावेशी शिक्षा की, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा के दार्शनिक उपागम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफिकल अप्रोचेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम जानते हैं कि फिलोसफिकल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं तथा उनका क्या अर्थ है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि उपागम क्या होते हैं। तो उपागम का क्या अर्थ है? उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी विशेष तथ्य की विवेचना की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उपागम क्या है? एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं, फैक्ट्स को, है ना, तथ्यों को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा उपागम का अर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के दार्शनिक उपागम, मतलब समावेशी शिक्षा के दार्शनिक उपागम कौन कौन से हैं। पहला है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एकीकृत उपागम। दूसरा है कंसेंट्रिक अप्रोच, मतलब सकेंद्रित उपागम। तीसरा है यूनिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, मतलब इकाई संगठन आयाम। तो ये मुख्य तीन अप्रोचेस हैं, तो जिसको हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच की। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एकीकृत का क्या अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है। एकीकृत का अर्थ होता है वस्तुओं को ऐसे जोड़ना कि वो एक हो जाएं या एक साथ काम करें। कहने का तात्पर्य है दो चीज़ों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि वो समान प्रतीत हों या समान कार्य करें। अब हम एकीकृत आयाम का अर्थ जानेंगे कि एकीकृत आयाम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है। तो एकीकृत संगठन आयाम में विभिन्न विषयों के एकीकृत पक्ष पर बल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एकीकृत संगठन आयाम है वह विभिन्न विषयों के एकीकरण पर बल देता है और विभिन्न इकाइयों को, यूनिट्स को या टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ाने पर जोर देता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जैसे बजट का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में भी करते हैं और गृह विज्ञान में भी करते हैं। भूमि संसाधन का अध्ययन हम अर्थशास्त्र एवं भूगोल दोनों में करते हैं। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ एकीकृत कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या तात्पर्य है। तो अगर हम समावेशी कक्षा में की बात करें, तो समावेशी कक्षा में शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संबंधी सामग्री तथा शिक्षण विधि में परिवर्तन करे एवं विभिन्न विषयों के प्रकरण को सहसंबंधित करके शिक्षण प्रदान करे। कहने का तात्पर्य वही है कि इंक्लूसिव क्लास में भी हमें क्या करना है, विभिन्न विषयों को सहसंबंधित करके शिक्षण कार्य कराना है, जिससे विद्यार्थी उसे सीखने में शीघ्रता कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एकीकृत उपागम के लाभ क्या हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे बात की थी कि हम सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, मतलब सहसंबंधित करके पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लाभ की बात करें तो वह है सीखने में सरलता, ईजी ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने में चीज़ें सरल हो जाती हैं। एक सब्जेक्ट को हमने एक विषय में पढ़ा, वही टॉपिक को अगर हम दूसरे विषय में भी पढ़ते हैं तो हम कोरिलेट कर लेते हैं, उसको सहसंबंधित कर लेते हैं, जिससे सीखने में सरलता हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि एक कक्षा में सीखा गया ज्ञान दूसरी कक्षा में सहायक होता है। मतलब अगर हमने एक क्लास में बजट को पढ़ लिया है अर्थशास्त्र के क्लास में, तो हम वही जब गृह विज्ञान की क्लास में पढ़ेंगे या होम साइंस की क्लास में पढ़ेंगे तो हमें क्या है, उसे सीखने में सरलता होगी। मतलब एक क्लास का सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरी क्लास में सहायक होगा।
फिर क्या है, समय की बचत, मतलब टाइम सेविंग भी है, ये समय की बचत भी होती है क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं तो हमें कम समय में वो चीज़ें सीख लेते हैं। ये टीचर के लिए भी टाइम सेविंग है, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम सेविंग है। विद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं, मतलब स्टूडेंट टेक मोर इंटरेस्ट। विद्यार्थियों का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि उन्हें पूर्व ज्ञान होता है, क्योंकि विद्यार्थी उस विषय में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उन्हें पूर्व ज्ञान होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एकीकृत संगठन आयाम की अगर हम बात करें तो इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है ना, सीमाएं क्या हो सकती हैं। तो इसमें पहला है कि हर विषय को एकीकृत करना एक कठिन कार्य है ना। कुछ विषय तो एकीकृत हो जाते हैं, मान लो बजट हमने पढ़ा, होम साइंस में भी पढ़ लिया, अर्थशास्त्र में भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ मैथ के टॉपिक हैं तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, या कुछ विषय या टॉपिक या प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको एक साथ करना, एक साथ पढ़ना कठिन कार्य हो जाता है। एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से नीरसता आ जाती है, और जब हम एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें कभी कभी बोरिंग भी लगने लगता है। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसेंट्रिक अप्रोच की। कंसेंट्रिक अप्रोच, यह अप्रोच या कहें यह उपागम मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें सर्वप्रथम बालक को समग्र या पूर्ण रूप को जानता है। किसी भी चीज़ के हम सबसे पहले उसको पूर्ण रूप से अवगत कराते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसके अंगों के बारे में जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वृक्ष का एग्ज़ाम्पल ले लें तो सबसे पहले बच्चे किसको देखता है, एक वृक्ष को, एक पेड़ को देखता है कि ये एक पेड़ है। उसके बाद हम उसके पार्ट्स को बताते हैं कि पत्ती कौन सी है, तना कौन सा है, फूल कौन से हैं। उसके बाद वो उसका अध्ययन करता है। तो ये सबसे पहले क्या है, पूर्ण रूप से चलता है। फिर है विद्यार्थियों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है। इससे क्या होता है, बच्चे चीज़ें सामने ना होते हुए भी उनके बारे में सोचने की क्षमता का विकास होता है। फिर इस उपागम में पाठ्य वस्तु समान रहती है परंतु इसके आयाम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकेंद्रित उपागम के लाभ। अब अगर हम इसके लाभ की बात करें कि लाभ कौन कौन से हैं, तो इसका पहला जो लाभ है वो है ये आयाम सरल से जटिल और पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि पूर्ण पहले होल, मतलब एक पूरे वृक्ष के बारे में बताया, फिर उसके पार्ट के बारे में, और सरल से जटिल की ओर चलता है। दूसरा विद्यार्थियों को रुचि को जागृत करता है, और इसमें क्या है, विद्यार्थियों को इंटरेस्ट आता है इस लर्निंग में। ये उपागम पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने में सहायक होता है और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु का संगठन होता है। मतलब मानसिक स्तर से यहाँ तात्पर्य है कि बच्चे का जो लेवल है वो क्या है, उसके आधार पर ही इसका संगठन किया जाता है। अब बात करेंगे हम लिमिटेशन ऑफ कंसेंट्रिक अप्रोच, संकेंद्रित उपागम की सीमाएं कौन कौन सी हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तथ्यों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं या हमारा कॉन्सेप्ट है उसका रिपीटेशन होता है। किसी भी स्तर पर कैसे, अच्छा रिपीटेशन कैसे होगा, जैसे हमने पेड़ को एक बार में पूर्ण रूप से उसे जाना, फिर उसके पार्ट के बारे में जानते हैं, तो यानी कि पुनरावृत्ति हुई, उसका रिपीटेशन हुआ वहाँ पे। किसी भी स्तर पर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी स्तर पर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम में नवीनता की कमी के कारण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की कमी रहती है। मतलब इससे हम बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो इसमें क्रिएटिविटी की कमी रहती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, मतलब इकाई संगठन आयाम। अब इकाई संगठन आयाम क्या है, आइए जानते हैं। इकाई संगठन उपागम से समावेशी शिक्षा में इकाई संगठन उपागम से शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, क्योंकि जब समान तत्वों को एकत्र किया जाता है
और उससे शिक्षण क्या होता है, आसान हो जाएगा। इकाई संगठन उपागम में इकाई क्या है, सूचनाओं को अधिगम, अनुभवों एवं विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों, ऐच्छिक अभिवृत्तियों को विकसित करने तथा निश्चित बोध तक पहुंचने के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री का संग्रह होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम समान तत्वों को एकत्र करते हैं और इससे क्या होती है, हमारी जो अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है। सारी यूनिट्स को इकट्ठा करके जो उसमें मेन सेम तत्व हैं उनको हम एकत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकाई उपागम की विशेषताएं। तो इसमें पहली हमारी है, इकाई विद्यार्थियों की पूर्व अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जो भी यूनिट्स हैं जो हम बच्चों को पढ़ाना जा रहे हैं वो क्या है, उनके कहीं ना कहीं पूर्व अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, उसकी उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इकाई संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। मतलब जो भी यूनिट है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे पाठ्यक्रम को कवर करती हुई होनी चाहिए। इकाई को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। अगर हमारी यूनिट बहुत बड़ी है तो हम उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये